आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल यानी स्पेशल रीड में। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक। इसमें टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसके अंतर्गत है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। तो हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पाई मुहर जो है उस पर एक ऐसी लिपि के चित्र उत्कीर्ण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कोई भी आदमी उसे पढ़ नहीं पाया है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो हमें हड़प्पाई सभ्यता के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मोहरों से उस समय की सभ्यता की जानकारी मिलती है हम लोगों को। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हमें यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। तो हड़प्पाई मुहर है यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पर पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो पुरातात्विक संस्कृति का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या सम्मिलित है? मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तु अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। तो मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक इत्यादि कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया था। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। तो इसका काल निर्धारण जो है सो कितने ईस्वी के बीच किया गया? 2600 और 1900 ईस्वी के बीच हड़प्पा का काल निर्धारण किया गया, हड़प्पा सभ्यता का। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी कुछ संस्कृतियाँ थी। यहाँ पे पिक्चर है ईंट मनके, बाट के। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर और डिफरेंस।
अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य है। बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, वहीं ईस्वी का तात्पर्य ईसा पूर्व। तो बीसी का ईस्वी पूर्व और बिफोर क्राइस्ट बीसी का, और ईस्वी पूर्व का ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिख पाते हैं। यह एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। तो यह क्या चीज़ से बना है? एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो आजकल एडी की जगह क्या चीज़ का प्रयोग होता है? सी, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो हम लोग भी करते हैं कॉमन एरा का प्रयोग, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। एनसीईआरटी बुक में बीसीई के लिए ईस्वी पूर्व, सी के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। यहाँ है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ किस तरह से हुआ? इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबंधित, तो ये संस्कृतियां जो है अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबंधित तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तथा इनके संदर्भ में क्या मिलते हैं? हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती है, जो बस्तियां हैं छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी, और जो आकार की संरचनाएं हैं वो न लगभग बड़े आकार की न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। कुछ मतलब अंतर था इन दोनों हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में कुछ अंतराल था। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आरंभ हो गया है, समाप्त कर दिया हम लोगों ने आरंभ। फिर निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से निर्वाह करते थे अपना जीवन? विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल, तो इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन किस तरह से प्राप्त करते थे? पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिक करते हैं, जो प्राचीन वनस्पतिक के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। तो हड़प्पा स्थलों से जो दानों मिले उनमें क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। तो बाजरे के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, और बाजरे के दाने की अपेक्षा चावल के दाने कुछ कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डी शामिल है। तो हड़प्पा स्थलों से जहाँ जानवरों की हड्डी मिली है उनमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं? भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं।
पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ मिली है, तो ये सभी जानवर जो थे पालतू थे। और जंगली प्रजातियों जैसे बराह यानी सुअर और हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है। ये हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अनाखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो जंगली जानवरों में सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। वहीं पे हड़प्पा से मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। फिर है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। तो अनाज के दानों से क्या चीज़ के संकेत मिलते हैं? कृषि के संकेत मिलते कि हड़प्पा निवासी कृषि करते रहे होंगे। पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो वृषभ यानी बैल। तो हड़प्पा सभ्यता में इसका साक्ष्य मिला है कि हो सकता है बैलों का प्रयोग होता हो हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी हरियाणा, बनावली जो है कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप। तो बनावली से क्या मिला है? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा राजस्थान से क्या मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ से दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। हल रेखाओं के दो समूह का वर्णन भी मिला है, चित्रांकित है वो मिला है, समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे उसका भी साक्ष्य मिला है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो इसका भी साक्ष्य मिला है कि दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। तो पुरातत्वविद जो है फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बैठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे? तो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। जहाँ संभवतः किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती होगी? कृषि के लिए सिंचाई। अफगानिस्तान में सुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो अफगानिस्तान में जो सुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। और वहीं पे अफगानिस्तान में मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। तो ऐसा भी हो सकता है, भूवैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए होता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो वर्तमान में धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, विश्व धरोहर की सूची में धौलावीरा वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात स्टेट में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग आगे चलते हैं। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है?
भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। तो इन सभी को पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। तो अवतल चक्कियाँ जो है मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। तो अनाज पीसने के लिए वही अवतल चक्कियाँ जो एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं और इन चक्कियों के जो तल है सामान्यतः क्या है, उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोक सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। तो जो दूसरे प्रकार का है उसे क्या चीज़ का नाम दिया गया, सालन पत्थर का नाम दिया गया। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अंडर्स्ट मैक फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है। तो ये जो है ये सब कहाँ से उद्धृत है, मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है अंडर्स्ट मैकेज के द्वारा। फिर है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े हैं। तो चोलिस्तान यानी थार से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, तो बस्तियों की संख्या इस प्रकार है। बस्तियों की कुल संख्या 106 थी। बस्तियों की कुल संख्या और सिंध में कितना था और चोलिस्तान की संख्या और सिंध में कितने थी बस्तियों की संख्या, और आरंभिक हड़प्पा स्थल और फिर विकसित हड़प्पा स्थल में बस्तियों की कुल संख्या है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ कितना थी वो सब है इसमें दिए हुए सारणी में। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।